आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का शुभम शिक्षा कॉम्पिटिटिव के इस यूट्यूब चैनल पे। गाइज, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन इस तरीके से चल रही होगी। सो जय हिंद एवरीवन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर 5 ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री, व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। ठीक है, तो जैसे कि मैं अपने आदत से मजबूर हूँ, मैं बाइलिंगुअल चलूँगा, जिसमें कि हम लोग पहले हिंदी में पढ़ेंगे, फिर उसको इंग्लिश में समराइज करते हुए आगे बढ़ता चलो जाएगा मैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल्स अस। ठीक है, शुरू करते हैं हिंदी से, फिर विल बैक टू इंग्लिश वन। ओके, सो हियर वी गो। क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें? ब्यूरियल्स मतलब कब्रें होती है। ठीक है, देखिए, जैसे ही घंटी बजी, शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए शिक्षक ने कहा कि उस अलमारी में अलग अलग धर्मों की जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, वेद क्या है? तो चलो पता लगा है। जैसे आप जानते हैं एनसीईआरटी का तरीका होता है इसे लिख करके बताने का। देखिए, दुनिया में प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। देखिए, उसके बारे में बात करते हैं। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है, यानी कि सूक्ताज। सूक्त का मतलब है अच्छी तरीके से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बड़े महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे खास पेय बनाया जाता है, यानी कि एक रस, सोम रस सुने होंगे। ठीक है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। ठीक है, जो आचार्य थे विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांट बांट कर सस्वर यानी कि विद सुर के साथ कंठस्थ करवाते थे, यानी कि याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा पाक संस्कृत यानी कि वैदिक संस्कृत कहलाती है। तो तुम स्कूल में संस्कृत पढ़ती हो या पढ़ते हो, उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। ठीक है, देखिए संस्कृत और अन्य भाषाएं। देखिए, संस्कृत भाषा भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है, यानी कि यूरेशिया। ठीक है, यूरोप का यूरो और एशिया का एशिया, तो इन यूरोशिया बोलते तो ठीक है। देखिए, या फिर भारत यूरोप होता है। ठीक है, भारत की कई भाषाएं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषा जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सारी भाषा जैसे कि अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इस परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ जो संस्कृत शब्द है, माँ जो हिंदी शब्द है और मदर क्या है हमारा इंग्लिश अंग्रेजी शब्द को देखो। ठीक है, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? देखिए, उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों को भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषा बोली जाती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। ठीक है, यानी कि ऋग्वेद का जो उच्चारण किया जाता था, श्रवण यानी कि सुना जाता था लेकिन पढ़ा नहीं जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, देन विल बैक टू हिंदी वन। ओके, कम फॉरवर्ड टू द इंग्लिश वन। चलिए देखते हैं, देखिए क्या है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, देखिए क्या है। यू मे हैव हर्ड अबाउट वेदास, देर आर 4 ऑफ देम, द ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। द ओल्डेस्ट वेदा इज द ऋग वेदा, composed about 3,500 years ago. The Rig Veda include more than 1,000 hymns called Sukta or well said. ठीक है, these hymns are in praise of various gods and goddesses.
Three gods are especially important: Agni, the god of fire; Indra, a warrior god; and Soma, a plant from which special drink was prepared. These hymns were composed by sages, यानी कि ऋषि द्वारा लिखा जाता था या फिर हिम्स बनाया जाता था. Priest taught student to recite and memorize each syllable, word, and sentence bit by bit with great care. Most of the hymns were composed, taught, and learned by men. A few were composed by women. The Rig Veda is old and Vedic Sanskrit, which is different from Sanskrit you learn in your school these days. ठीक है. संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज के बारे में बात करें तो हमने देखा कि संस्कृत इज ए पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियन. सम इंडियन लैंग्वेज सच एज असामीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी एंड मेनी जो है यूरोपियन लैंग्वेज जैसे कि इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली. दे आर कॉल्ड अ फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड इन कॉमन. जैसे देखिए, मातृ संस्कृत में, माँ हिंदी में और मदर इंग्लिश में, तीनों का जो मतलब है सेम है. यानी क्या है कि लैंग्वेज जो है, संस्कृत जो है, फैमिली ऑफ लैंग्वेज आया है इंडो और यूरोप से. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. तो इस हमने क्या देखा कि द बुक वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड. जो हम लोग बुक देखते हैं वो रिटन एंड प्रिंटेड है. द ऋग वेदा वाज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड. ठीक है, इट वाज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरी आफ्टर इट वाज फर्स्ट कंपोज एंड प्रिंटेड लेस देन 2200 ईयर एगो. मात्र 200 साल पहले इसको प्रिंट किया गया. उसे पहले से सुनाया जाता था और याद किया था. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फिर हम लोग आएंगे वापस इंग्लिश में. ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं. इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं. देखिए, इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं. जैसे आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं ना, वैसे हिस्टोरियंस भी अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं. लेकिन भौतिकी अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं. चलो देखते हैं वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं. देखिए, ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं. विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलुज, यानी कि बीस और सतलज के बीच यह संवाद एक ही सूक्त का अंश है. देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है. भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी. लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहले बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था. इसी पांडुलिपि को देख करके अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ. यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित रखी गई है. ठीक है, पढ़ते हैं. विश्वामित्र और नदियाँ के बीच की सूक्तियाँ देखें. देखिए क्या है, विश्वामित्र कहते हैं कि हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ. इंद्र द्वारा दी गई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो. तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो. नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं. एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता. हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो. विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो. मैं रथों और गड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ. कृपा करके अपने जल को हमारे हाथों और गड़ियों की धरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें. नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे. इतिहासकार यह बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं. वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते हैं वहाँ घोड़े और गायों को बहुत महत्व दिया जाता है. इसलिए नदियों की तुलना घोड़े और गायों से की गई थी. ठीक है, ये की गई हैं. ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और सहायक नदियों का भी जिक्र है. गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है. ठीक है, आगे चलते हैं. मवेशी, घोड़े और रथ. उससे पहले विल बैक टू द इंग्लिश वन, देन मूव फॉरवर्ड टू द हिंदी अगेन. ठीक है, देखिए हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा. देखिए, हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामिन रिटन सोर्स एज वेल. Let us see how they study the Rig Veda. Some of the hymns in the Rig Veda are in the form of dialogue. This is the part of one such hymns. A dialogue between a sage named Vishwamitra and 2 rivers, Beas and Satlaj, that were worshipped as a goddess. देखिए क्या था उनका. देखिए, विश्वामित्र कहते हैं कि ओ रिवर came down from the mountain like 2 swift horses and like 2 shining cows that lick their calves. You move like chariots to the sea. चैरियट मतलब रथ. ठीक है. Through the power of Indra, you are full of water and wish to unite with one another. रिवर बोलती है, we who are full of water, who move along the path of gods have made for us. Once we start flowing,
वी कैन नॉट बी स्टॉप्ड, वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज। विश्वामित्र कहते हैं, ओ सिस्टर प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विथ हिज चैरियट एंड कार्ट्स, लेट योर वाटर नॉट राइज एबव आवर एक्सेल सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली। ठीक है, रिवर बोलती है, वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। हिस्टोरियंस पॉइंट आउट दैट द हिम्स वाज कंपोज इन द एरिया वेयर द रिवर फ्लोज। They also suggested that sage lived in a society where horse and cows are valued animal. ठीक है, that is why the river are compared to horses and cows. ठीक है, other river जैसे कि आपका सरस्वती एंड आपका उसके ट्रिब्यूटरी के बारे में बताया गया है, गंगा और यमुना के बारे में थोड़ा सा जिक्र एक बार किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, कैटल, हॉर्स एंड कैरियट्स। ठीक है, इसका बारे में पढ़ते हैं, देन विल मूव टू हिंदी इंग्लिश वन अगेन। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे मवेशी, घोड़े और रथ। देखिए ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों और घोड़ों के प्रति प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं, खासकर पुत्रों के लिए। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाए, जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की हड्डी भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुषों इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे, युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा किया करते थे। वहाँ ये लोग ऐसे लोग अपना सरदार चुनते थे जहाँ बहादुर व कुशल योद्धा हों, उनको ही अपना सरदार चुनते थे। ठीक है, आगे चलते हैं, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। देखिए, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने के कुछ शब्द को देखो। देखिए, ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे या पढ़ोगी। ठीक है, ये न तो बड़ी राजधानी और मोहल्ले में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही आप ही शासक नहीं बन जाता था। ठीक है, दूसरे राजा थे। ठीक है, देखिए क्या है, जनता या पूरे समुदाय के लिए जो दो शब्द का इस्तेमाल होता था, एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी और अन्य भाषाओं में भी आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जैसे कि वैश्य शब्द निकला है। इस विषय में आप चैप्टर 6 में पढ़िएगा। ऋग्वेद में विश्व और जनों का नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरु जन या विश्व, भारत जन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में संवाद के समय में दास यानी कि स्त्रीलिंग में दासी हो गई। शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वे उन्हें सब कुछ करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरे जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। उससे पहले हम लोग आते हैं इंग्लिश में, उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग वापस आएंगे क्या होगा वहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स को पढ़ते हैं। देखिए, देर आर मेनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल चिल्ड्रन, स्पेशली सन एंड हॉर्सेज। Horses were yoked to chariots that were used in battles, which were fought to capture cattle. Battles were also fought for land, which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly, such as barley. Some battles were fought for water and to capture people. Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priest, and the rest was distributed among the people. Some wealth was used for the performance of यज्ञ यानी कि यजनाज, for sacrifices यानी कि sacrifice करने के लिए, हवन करने के लिए, in which offerings were made into the fire. There were meant for god and goddesses. Offering could include ghee, grain, and some of the cases animals also. Most men took part in these wars. These were no regular army, but there were assemblies where people meet and discuss matter of war and peace.
दे ऑल्सो चूज लीडर्स हु वेर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर्स। अब पढ़ते हम लोग वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल के लिए क्या क्या था। देर आर सेवरल वेज टू डिस्क्राइब पीपल in terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their community, and cultural practices. Let us see some of the words used to describe people in the Rig Veda. There are two groups who are described in the term of their work. The priests, sometimes called Brahmins, who performed various rituals, and Rajas. The Rajas were not like the one you will be learning about later. They did not have capital cities, places of army, nor did they collect taxes. Generally, sons did not automatically succeed father as rajas. ठीक है, देखिए two words were used to describe the people or the community as whole. One was word jana, which was still used in Hindi and other languages. The other was wish. The word vaishya come from wish. You will learn more about it in chapter 6. Several wish or jana are mentioned by name, so we find reference to the Puru jana, Bharat jana or Yadu jana and so on. Sometimes the people who compose the hymns describe themselves as Aryan. अपने आप को क्या बोलते थे? आर्य बोलते थे, और बाकी को क्या बोलते थे? दास या दाशु बोलते थे. These were people who did not perform sacrifices. और वे लोग ये होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे. But and later the das word came to mean slave, जिसको कि दास प्रथा बता दिया गया, उसको एक गुलाम बना दिया गया. Slaves were men and women who were often captured in war. They were treated as property of their owner, who would make them to do whatever work they want. While the Rig Veda was being composed in the northwest of subcontinent, there were other development elsewhere. Let us look at some of these. कि जो बाकी क्या क्या चल रही थी डेवलपमेंट, जब नॉर्थ ईस्ट में चल रहा था आपका, नॉर्थ वेस्ट में ऋग वेदा चल रही थी, वो काम हो रहा था, उसके साथ दूसरे जगह पे क्या हो रहा था. अब चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर वे क्या थे. ठीक है, देखिए चलिए. खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की. देखिए यह शिलाखंड महापाषाण यानी कि बड़ा पत्थर नाम से जाने जाते हैं. ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे. महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले हुई थी. यह प्रथा दक्कन यानी कि दक्कन, दक्षिण भारत और उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी. कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरस्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं. कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर दिख रहे हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं. देखिए ये देखिए सब क्या है, महापाषाण, बड़ा बड़ा पत्थर है. ठीक है, कई बार पुरातत्वविदों को एक मिनट नहीं यहाँ पे रहा, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता था, और ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं. ठीक है, महापाषाण के निर्माणों के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे. चलिए ये सब फालतू बात है, इसमें देखते हैं. इन सभी कब्रों की कुछ समानताएं हैं. समानतः क्या है कि मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था. देख रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन के साथ उनको दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन यानी कि ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था. इनके साथ ही मिले हैं लोहे और औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने. ये सभी उनके साथ रखे जाते थे. ठीक है, देखिए चलिए आगे चलते हैं. लो इसके बारे में पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, फिर विल मूव बैक टू द हिंदी वन. ठीक है, ये क्या रखा था देखिए यहाँ पे वर्ड्स हो गया. यहाँ पे देखिए क्या है, साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथिक्स. देखिए लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑफ द नेक्स्ट पेज. ठीक है, दीज स्टोन्स बिल्डर्स आर नोन एज मेगालिथिक यानी कि बिग स्टोन. ठीक है, हमने इसे पीछे क्या, सबसे पीछे क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है पैलियोलिथिक, और ही पढ़ा हम लोग मेगालिथिक, आगे चल के पढ़ेंगे नियोलिथिक. ठीक है, देखिए यहाँ पे दीज वेर केयरफुली अरेंज्ड बाई पीपल एंड वेर यूज टू मार्क ब्यूरियल साइट. The practice of erecting megalithics began about 3000 years ago and was prevalent through the Deccan, South India, and the Northeast and the Kashmir. Some important megalithic sites are shown on map 2, page number 14. While some megalithic can be seen on the surface, other megalithic burials are often underground. Sometimes archaeologists find a circle of stone builders or a single large stone standing on the ground. These are the only indication that there is a burials beneath. ठीक है, यानी इसके नीचे क्या है, एक कब्र है. इसका पहचान एक बड़े से पत्थर या फिर गोल करके गोल गोल लगाए पत्थर से पहचान में आती थी या समझ में आता था. ठीक है, ऑल दीज ब्यूरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स. जनरली द डेड वेयर buried विथ डिस्टिंक्टिव पॉट्स विच आर कॉल्ड ब्लैक एंड रेड वेयर. ठीक है, मृतकों के साथ एक पॉट भी रखा था जो कि इसको बोलते हैं हम लोग रेड एंड ब्लैक वेयर. ऑल्सो फाउंड अ टूल एंड वेपन ऑफ आयरन. लोहे के कुछ औजार या
चाकू वगैरह रखा मिलता था। समटाइम स्केलेटन ऑफ हॉर्स, कभी कभी तो घोड़े की हड्डियाँ और उनके कंकाल। हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, घोड़े की नाल और ऑर्नामेंट ऑफ स्टोन एंड गोल्ड, सोने और स्टोन की ऑर्नामेंट भी मिलते थे। देखिए इस तरह का मिलता था, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस, ठीक है। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या सोशल डिफरेंसेस थे उसके बारे में। आइए यहाँ पे, ठीक है। चलिए लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। देखिए पुरातत्वविदु ये मानते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रह गई होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती थी। ब्रह्मगिरी को खोजो, देखिए छोड़ी फालतू बात। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ लोग अनुयायी, ठीक है। अच्छा, क्या कुछ कब्रगाहें खास पौधों के लिए थी। देखिए कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर ये चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते हैं। चिन्ह लगाते थे एक, ठीक है। इनाम गांव के एक वशिष्ठ व्यक्ति की कब्र के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं फिर हम इंग्लिश में आएंगे। देखिए क्या है इनाम गांव को खोजो। देखिए यह भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफना दिया जाता था। उनका सिर उत्तर की होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सब के पैर मुड़े हुए थे। ऐसा कुछ कुछ हमें आर्कियोलॉजिस्ट को मिला, ठीक है। इसके बारे में रिसर्च चल रही है कि क्या क्या था क्या क्या था, ठीक है। चलिए मूव इन द इंग्लिश वन, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था, देखिए हमने पढ़ रखा था ये सब। Now I'll move to finding about social differences. देखिए archaeologists think that objects found with a skeleton probably belong to the dead person. Sometimes more objects are found in one grave than another. ठीक है। One skeleton was buried with 33 gold bits, 2 stone bits and 4 copper bangle and 1 conch shell, यानी कि शंख, ठीक है। Other skeletons have only a few pots. These finds suggest that there were some differences in status of among the people who were buried. Some were rich, some were poor, some were chiefs, some were followers. ठीक है। We were some burial spot meant for certain family. क्या किसी परिवार के बारे में बताना था। क्या देखिए यहाँ पे Sometimes megalithic contains more than one skeleton. These indicate that peoples perhaps belonging to the same family were buried in the same place through not at the same times. ठीक है, दो है, इट्स नॉट थ्रू सम प्लेस, दो नॉट एट द सेम टाइम्स। द बॉडी ऑफ दोज हु डाइड लेटर वेर ब्राउट इन टू द ग्रेव थ्रू द पार्ट होल्स। उनको शमशान पार्ट होल्स के द्वारा लाया जाता था। स्टोन सर्कल्स और बाउल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सर्फेस प्रोबेबली सर्व्ड एज अ साइन पोस्ट टू फाइंड द ब्यूरल साइट सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेन एवर दे वांटेड टू। अगला क्या था, अ स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गांव। देखिए क्या था, इट इज अ साइट ऑन द रिवर घोड, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। इट वॉज ऑक्युपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 years ago. Here, adults were generally buried in the grounds, laid out straight with the head toward the north. ठीक है, सर को उत्तर दिशा में रखकर कहीं उनको गाड़ा जाता था। Sometimes burials were within the houses. Vessels that probably contained food and water were placed with the dead. One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of the 5-roomed house in the center of the settlement. This house also has a granary. The body was placed in a cross-legged position. पैर को मोड़ करके जलाया गया था, सॉरी दफनाया गया था, ठीक है। चलिए व्हाट स्केलेटन स्टडी टेल्स, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग आगे चल के, ठीक है। कि स्केलेटन की जो स्टडी है वो हमें क्या बताती है उसके बारे में पढ़ते। देखिए यहाँ पे क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। देखिए छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता है या नहीं होता है।
क्या हम पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? देखिए, कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था, लेकिन इसी समझ के साथ समस्याएं हैं, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। ठीक है, कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्ला प्रदेशों में ज़्यादा बड़ा होता है, पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती है। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियाँ से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर संख्या बताई थी। ठीक है, हम लोग तो क्या करते हैं, हाँ, दांत को और कार्टिलेज वगैरह को हटा देते हैं ना, जॉइंट्स को हटा देते हैं। देखिए, व्हाट स्केलेटन स्टडी टेल्स, it is easy to make out the skeleton of child from a small size. However, there is no major difference in the bones of a girl and a boy. Can we make out difference with the help of skeleton? देखिए, sometimes people decide on the basis of what they found with the skeleton. For instance, if a skeleton is found with a jewelry, it is sometimes thought to be its omen. However, there are problems with this. Often men also wear ornaments. A better way of figuring out the sex of a skeleton is to look at the bone structure. देखिए, the hip or the pelvic area of women is generally larger to enable child bearing. ठीक है, बच्चे को जन्म देने के लिए पेल्विक एरिया और हिप जो होता है औरत का थोड़ा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू पुरुष। द डिस्टिंक्शन आर बेस्ड on modern skeletal study. About 2000 years ago, there was a famous physician named Charaka who wrote a book on medicine known as Charak Samhita. There he stated that the human body has 360 bones. This is much larger number than the 260 bones that are recognized in modern anatomy. चरक arrived at this figure by counting the teeth, joint and cartilage. ठीक है, उन्होंने इनको भी गिन लिया होगा, जो कि हम लोग इसको नहीं गिनते हैं। ठीक है, चलिए, नाउ वी कम टू द प्लेस ऑफ द टॉपिक, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। देखिए, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डी भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि इन्हें लोग खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्णमृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डी भी पाई गई। इससे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी और इनके प्रमाण की, ठीक है, इनके प्रमाण हमारा दिखा है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अन्य तनिक एल्सवेयर में क्या, देखिए एटलस में चीन को देखो, लगभग 3500 साल पहले हमें यहाँ की लेखन कला की सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। देखिए, यह जानवरों की हड्डी पर लिखा गया है। बताइए, इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियों कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसलें अच्छी होंगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल देता था, जहाँ इनमें गर्मी से चटककर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुमने सोच रहे होगे कि ये भविष्यवक्ता कोई गलती भी क्या करते थे। ये राजा शहरों में महल बनवा कर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर रखी थी, जिसमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे, क्योंकि अभी तक मीजोलिथिक तक आयरन नहीं आया था। अब आएगा न्यूलिथिक में। ठीक है, चलिए, ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव। देखिए, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ली, राइस, पल्सेज, मिलेट्स, पीज एंड सीसम, बोन ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल, मेनी बियरिंग कट मार्क्स, so that many have used as a food, have also been found. These include cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, samba, spotted deer, black bucks, antelopes, hares, mongoose. Besides birds, crocodile, turtle, crab and fish, there is evidence that fruits such as bear, amla, jamun, dates and variety of berries were also collected. देखिए, चाइना में कहता है around 3500 years ago we find some of the first evidence of writing in China. These writing were on the animal bone. They are called oracle bone. मतलब उनको जादुई या भविष्यवाणी का हड्डी कहा जाता था। Because they were used to predict the future, kings got scribes to write question on the bones. Scribes मतलब कौन थे, जो कि लिखते थे उस पर। ठीक है, would they win battle? Would the harvest be good? Would they have son?
The bones were then put into the fire and they cracked because the heat. Then fortune tellers studied these cracks. Okay, sorry for the inconvenience. देखिए, the fortune tellers studied these cracks and tried to predict the future. As you may expect, they sometimes made mistakes. These kings lived in a palace in a cities. They amassed vast quantities of wealth, including large elaborately decorated bronze vessel. However, they did not know the use of iron. ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है. आप कीवर्ड में देख सकते हैं वेदा क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, हिम्न क्या होता है, चैरियोट क्या होता है, सैक्रिफाइसेस क्या होता है, राजा कौन थे, स्लेव क्या था, मेगोलिथिक क्या था, ब्यूरियल क्या था, स्लेटन क्या था और रावण क्या था. ये सब क्या था आपका. और इंपॉर्टेंट डेट में क्या है आपका, बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ वेदा कब, 3500 साल पहले. बिगिनिंग ऑफ बिल्डिंग ऑफ मेगलिथिक कब, 3000 साल पहले. सेटलमेंट ऑफ इमाम गांव कब, 2700 साल पहले. और चरका कब, 2000 साल पहले. हम लोग अब 2000 पे आ गए हैं. ठीक है, 2000 साल पहले मतलब हमारे अभी के अभी से 2000 साल पीछे हम लोग जा चुके हैं. ठीक है, सुक्ता पर आप देख सकते हैं क्या होता है. कैरियोट क्या होता है, यूज इन बैटल्स. यजनाज क्या होता था, सेक्रीफाइसेस. दास क्या होते थे, स्लेव्स. मेगलिथिक क्या था, स्टोन बिल्डर्स. और सुक्ता क्या था, वेल सेट्स. ठीक है, स्लेब्स आर यूज फॉर मेगलिथिक आर फाउंड इन स्टोन. ये सब आप बढ़ सकते हैं. ठीक है, एंड यू कैन डी, आई थिंक यू विल एबल टू डू ऑल दैट. थैंक यू सो मच. उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा. कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं. और अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा सेशन, तो डू अ लाइक, डू मी अ फेवर विद गिविंग अ लाइक, थम्स अप. कोई अगर आप सुझाव देना चाहते हैं कि सर स्पीड ज़्यादा है, थोड़ा क्लियर बोला कीजिए, जो भी सुझाव हो प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए ताकि मैं इसमें चेंज कर पाऊँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग. डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू हैवेंट. And please, if I have a moment for me, please do share my video also and like the session. Thank you so much. Thank you for watching. You can also join me on another platforms such as WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, Twitter and etc. You can also follow me on YouTube with another channel जैसे कि Soham Shiksha for 10th and Soham Shiksha 2.0 for 11th and 12th. And this is Soham Shiksha competitive for you all. Thank you so much. Thank you for watching. Meet you in the next session and hope तब तक आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से. बाय बाय, टेक केयर एंड